वेलकम टू बीसीआर क्लासेस। चलिए साथियों, जानते हैं आज जो कि क्लास 10th का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है संघवाद। तो ये हमारा राजनीतिक यानी कि बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का ये चैप्टर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संघवाद को। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हम नोट्स यानी कि वन लाइनर नोट्स के रूप में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक बात को कवर करेंगे, वो भी वन बाय वन लाइन। ठीक है ना, तो चले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास स्टार्ट होता है सत्ता की साझेदारी से। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि जो शासन होते हैं, शासन विभिन्न अंगों में, विभिन्न स्तरों में, विभिन्न समूहों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, उसी ही हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षैतिज वितरण और एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये आप याद रखेंगे। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है जैसे एक ही स्तर पर रहकर अलग अलग शासन प्रणाली को रूप में बांटा जाता है, उसे कहते हैं क्षैतिज वितरण। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्षैतिज वितरण के रूप में यहाँ पे देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के बीच में जो सत्ता की शक्तियों की जो बंटवारे होते हैं, उसे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज वितरण में सरकार तीनों अंग जो होती हैं एक नियंत्रक के रूप में काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को नियंत्रण करती हैं। यानी कहते हैं कि ना तो कोई आगे बढ़ सकता है और यदि कोई पीछे है तो उसे आगे साथ में ले जाने में भी मदद करता है। कोई भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में वो अपना शक्ति जो दिया गया है उसको, वो शक्ति का वो दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे साथियों, तो हम लोग जानेंगे कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण को ही हम यहाँ पे कहेंगे संघ, या फिर कहते हैं संघवाद कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सत्ता का केंद्र यानी कि केंद्र की ओर, राज्य की ओर और स्थानिक सरकार की ओर यदि बंटवारा हो जाता है तो इस प्रकार के बंटवारे को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के बंटवारे को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे हमारे भारत की ही बात करें, हमारे भारत में यहाँ सत्ता का जो बंटवारा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे भारत में जो सत्ता का बंटवारा हुआ है केंद्र सरकार में हुआ है, राज्य सरकार में हुआ है और स्थानिक सरकार जैसे कहते हैं क्षेत्रीय सरकार के रूप में भी हुआ है। क्षेत्रीय सरकार के रूप में यदि स्थानिक सरकार के रूप में यदि देखें तो हम देखेंगे कि गांव में पंचायत होते हैं और शहरों में, नगरों में नगर पालिकाएं होती हैं। यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से और एक एक बात को थोड़ा थोड़ा करके ध्यान से समझेंगे तो केंद्र का जो अधिकारी होता है, केंद्र का अधिकारी होता है प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। ठीक है, वहीं राज्य के जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होते हैं। स्थानिक सरकार की बात करें तो स्थानिक सरकार में यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक गांव में होते हैं, तो गांव में होते हैं तो उसे होता है मुखिया, है ना, कहें हेडमैन कहते हैं, मुखिया हेडमैन। ठीक है, और उसी के अनुसार से यदि देखें शहरों में, नगरों में, तो वहां पे होता है मेयर। क्या होता है मेरे दोस्त, मेयर होते हैं। क्या होते हैं, मेयर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सत्ता के वितरण होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी भी आगे बोला गया संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार और उसकी विभिन्न ऐसी अंगिक इकाइयों के में बांट दिया जाती है। स्थानिक सरकारें की बात करें तो स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिका और पंचायतें स्थानीय समस्याओं का समाधान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। यानी किसी भी प्रकार के स्थानिक सरकार क्या होते हैं, स्थानिक यानी कि रहने वाले गांव में या फिर किसी भी स्थान में कोई समस्या होते हैं, उन समस्याओं को सुलझाकर वो क्या करते हैं, ये लोकतंत्र को और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सामाजिक समझदारी क्या होती है, साझेदारी क्या होती है। तो सामाजिक साझेदारी में भाषाई, धार्मिक और अन्य समूहों के बीच शासन के समान प्रतिनिधित्व की दिया जाता है। सभी को समान क्या दिया जाता है, समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ पे प्रतिनिधित्व का मान यदि बात करें, जैसे कहने का मतलब कोई एक मेला लगता है और यदि वो मेले में किसी वॉलेंटियर जो होते हैं, आप लोग जानते हैं वॉलेंटियर जो होते हैं, वॉलेंटियर का होता है प्रतिनिधित्व होती है, वहां पे देख रेख होता है। ठीक है ना, वैसे ही तो यही हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक दल,
तो राजनीतिक दल और सॉरी राजनीतिक दल और इसे दबाव समूह भी सत्ता की साझेदारी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल और यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक दल के साथ साथ कौन देखेंगे समूह यानी कि दबाव समूह भी क्या करते हैं, सत्ता की साझेदारी में अहम भूमिका निभाते हैं। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में यदि थोड़ा सा चर्चा करें तो आप लोग जानते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें सारे सत्ता किसी यानी सारे शासन की व्यवस्था जो होती है किसी केवल और केवल एक स्तर के होती हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में बात करें तो यहाँ पे सत्ता का वितरण होता है। कम से कम यहाँ पे वितरण जो होता है वो 2 होता है और अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे सत्ता के साझेदारी। सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र को अधिक स्थिर बना देते हैं, यानी कि अन्य सत्ता की साझेदारी होगा तो मजबूत बनाएगा, स्थिर बनाएगा और समावेश बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों पूछने की आज़ादी होती है, सभी प्रकार के समस्याओं को लड़ने की आज़ादी होती है और किसी भी प्रकार की यदि बात कहें तो दिक्कतें होती है तो उनसे लड़ने की आज़ादी होती है। तो संघीय व्यवस्था जो होगा वो एकात्मक व्यवस्था से कई गुना बेहतर होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संघीय व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होती है। ठीक है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन उसका ये अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उनका अधिकार क्षेत्र कैसा होता है, तो अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब कि राज्य सरकार की यदि बात करें तो राज्य सरकार का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार में नहीं होगा, जो केंद्र सरकार का है वो राज्य सरकार में नहीं होगा, जो क्षेत्रीय सरकार है उसको। तो वैसे ही यदि देखा जाए ध्यान से आप लोग समझेंगे कि सभी प्रकार के अलग अलग स्तर के जो सरकारें होते हैं उनका क्षेत्र यानी कि उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अपने यानी कि यहाँ पे सत्ता का जो वितरण किया गया है वो 3 कैटेगरी में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे संविधान यानी कि संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, यानी किसी भी प्रकार की समस्याओं को समाधान की समीक्षा देता है। आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जानेंगे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को अकेले कोई एक स्तर की सरकारें नहीं बदल सकती है। किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार को किसी भी एक स्तर के सरकार यदि बदलना चाहते हैं तो किसी भी हालत में वो एक स्तर की सरकारें इन मौलिक अधिकारों पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए दोनों ही इस तरह के सरकारों को मंजूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ऐसी अदालतें को संविधान और ऐसे विभिन्न स्तरों के सरकारों को के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें आगे तो विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। कभी भी मान लेते हैं कि कुछ ऐसे बात हो जाए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें आपस में किसी भी बात के लेकर उलझन में पड़ गए हो, आपस में उलझ गए हो, तो उस समय यदि बात करें उस समय सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ फैसला देने का काम करते हैं। और याद रखेंगे जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी मुद्दे पर लेकर बातें होती है और लड़ाइयाँ होते हैं तो उस समय राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार की बातें को ही मान्य होती हैं। ठीक है, आगे है वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था के द्वारा दोहरे ऐसे बात करें दोहरे इस उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य होना चाहिए, गलत है ना, दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय विविधता को सम्मान करना। यहाँ पे दोनों ही प्रकार के सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात होती है। पहली बात तो कहें तो एकता को सुरक्षा रखना है, एकता को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान भी करना है। क्षेत्रीय विविधताएं मतलब अलग अलग प्रकार के जो समुदाय, अलग अलग प्रकार के जाति, अलग अलग प्रकार के जो धर्म को अपना के रखे हैं उन सभी लोगों को भी क्या होना है, विविधताओं को भी सम्मान करनी चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट करने की बातें कही गई है। संघीय व्यवस्था के लिए आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति सबसे महत्वपूर्ण है।
आगे बताता है कि सच बोलने के दो तरीके हैं। तो यहाँ पे यदि कहें सॉरी संच है, संच बनाने के यानी कि संघ यहाँ पे होना चाहिए, गलत लिख दिया है। संघ बनाने के दो तरीके हैं। तो संघ बनाने के दो तरीके क्या हैं? तो राष्ट्र यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लाकर, यानी कि जैसे देखेंगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर देश के द्वारा आंतरिक विविधताओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, वैसे ही हमारा भारत भी है, बेल्जियम भी है, स्पेन भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। अधिकार क्षेत्र का अर्थ यह है कि दायरा है जिस पर किसी भी वैधानिक अधिकार हो, किसी भी वैधानिक अधिकार हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी, हम लोग जानते हैं कि सत्ता का जो वितरण होता है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण को ही महत्व संघवाद के रूप में जानते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब भी जानते होंगे आप लोग। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता को भीड़ से दोबारा बंटवारा किया गया, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और उसके बाद हमारा देश में संविधान बनकर हमारे पास आया, और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 में संविधान लगने के बाद हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ। इलेक्शन हुआ 1952 में, 1951 से 1952 में हुआ था, लेकिन 1952 को मान्यता दी गई है। तो इसी के आधार पर यदि देखें तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एक तरीके से देखें बिना इलेक्शन किए, बिना वोटिंग के ही वो प्रधानमंत्री बने थे, जो एक तरीके से कह सके बिना संवैधानिक रूप से, यानी कि असंवैधानिक रूप से। तो यहाँ पे संवैधानिक रूप से फिर से दोबारा जो बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिनकी वजह से हमें कभी भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम ऐसे कहें संवैधानिक प्रधानमंत्री कौन, तो इसे परिवर्तन नहीं मिलता है क्योंकि एक ही आदमी दोनों बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री के बारे में जो चर्चाएं आई, इसलिए आया क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को दोबारा बांटा गया था। तो हम देखेंगे किस अनुसार से कैसे बांटा गया था। यहाँ पे अर्थ जानेंगे पहले सत्ता की साझेदारी का। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि शासन के विभिन्न अंगों, इस तरह और समूहों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा ही साझेदारी कहलाता है। शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता का मतलब तो जानते ही होंगे, सत्ता का मतलब पोजीशन, सत्ता का मतलब अधिकार, और इस अधिकार का साझेदारी करना। साझेदारी का मतलब होता है बांट देना। तो इस तरीके से देखें तो अधिकारों को बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सत्ता की साझेदारी दो प्रकार के, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण को ही हम संघवाद के रूप में जानते हैं, संघवाद के नाम से जानते हैं। सामाजिक साझेदारी क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बोला है कि भाषाई, धार्मिक और अन्य समूहों के शासन में समान प्रतिनिधित्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, तो राजनीतिक दल और दबाव समूह भी सत्ता की साझेदारी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सत्ता की साझेदारी में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल निभाते हैं, दबाव समूह निभाते हैं, और यदि बात करें व्यापारी भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो संघीय व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तर के होते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार के मुद्दे को कठोरता से लिया जाता है, यानी कि उसमें बात करें संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें बातचीत करने की, उसमें समस्याओं को समझाने सुलझाने की व्यवस्था बढ़ जाती है। कोई भी गलत फैसले लेने के पहले बहुत बार डिस्कशन होता है, यानी गलत फैसले की गुंजाइश घट जाती है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो संघीय व्यवस्था में सरकार के दो या दो से अधिक स्तर के सरकारें होते हैं। अलग अलग स्तर के सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक अधिकारों को अकेले कोई भी स्तर की सरकारें उसे बदल नहीं सकती है, और इसके लिए दोनों स्तर की सरकारें की सहमति की आवश्यकता
होती है। तो ये सारे बात को हम लोग एक एक बात को वन लाइनर के रूप में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के अधिक स्थिर, मजबूत और समावेशी बनाती है। यानी यदि कहें सत्ता की साझेदारी होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, तो सत्ता के बंटवारे से क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होने से लोकतंत्र मजबूत होता है, स्थिर होता है, मजबूत होता है और साथ ही साथ समावेशी होती हैं। शांति और दुरुपयोग को रोका जाता है और इसी प्रकार से विविधताओं वाले, यानी कि हमारा देश को देखा जाए तो हमारा देश विविधताओं में एकता का सूत्र में बांधने वाला देश है। तो हमारे विविधता वाले समाज को भी एकता और समानता को बढ़ावा देती है। यदि बात करें शासन को, तो शासन अधिक जैसे उत्तरदायी और जन जैसे केंद्रित बनाते हैं। आगे हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि भारत में भाषा और केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार के था। तो यहाँ पे समझेंगे एक एक बात को। तो ये वाला भारत को भी ठीक से कर लीजिएगा। तो बोला है कि भारतीय संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ तक कि IAS का भी प्रश्न में, यानी कि इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है क्या कि भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। भारत का राष्ट्रीय भाषा IAS के इंटरव्यू में पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो उनका आंसर होगा कि भारत में मान्यता के अनुसार से संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भारत का संवैधानिक रूप से कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन यदि देखा जाए तो हिंदी को भारत की राज्य भाषा माना जाता है, भारत का राज्य भाषा के रूप में देखा जाता है, परंतु राष्ट्र भाषा के रूप में इसे नहीं देखा जाता है। हिंदी के अलावा संविधान में कुल 21 भाषाएं दी गई है और अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अब ये बात याद रखिएगा कि यदि कोई भी स्टूडेंट यदि चाहे भारत के कोई भी हिस्से में जाकर एग्जाम देना चाहे और वे इन 22 भाषाओं में से जिस भाषा को उनको मन कर रहा है उस भाषा से वो एग्जाम दे सकता है, बशर्ते ये वैकेंसी जो होनी चाहिए वो केंद्र सरकार की होनी चाहिए। यानी राज्य सरकार की वैकेंसी में इन 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की यदि वैकेंसी है तो केंद्र सरकार की वैकेंसी में ये 22 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। आप इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा से आप एग्जाम दे सकते हैं। अब केंद्र सरकार के पदों के लिए उम्मीदवार संविधान में वर्णित किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात भी बताया गया है। आगे बोला है कि राज्यों के पास अपनी अपनी भाषाएं हैं। अब ये तो जानते ही होंगे, जैसे हमारा अपना झारखंड की ही बात करते हैं तो झारखंड के पास कितनी भाषा हैं, तो हम कहेंगे कि बहुत सारी भाषाएं हैं झारखंड में। यदि बात करें तो कौन कौन सी, संथाली, नागपुरी, खोटा, है ना, इन प्रकार के बहुत सारे भाषाएं यहाँ पे भी बोली जाती है ना। तो यही देखेंगे कि राज्यों के पास अपनी अपनी भाषा यानी कि राज्य भाषा है और राज्य अपना अधिकांश से कामकाज इन्हीं भाषाओं से करते हैं। यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें हमारा भारत का 2 हिस्से को इस प्रकार से देखेंगे, वैसे तो 2 हिस्से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि भारत की इस प्रकार से देखें तो एक उत्तरी इलाका में रहते हैं और कुछ दक्षिणी इलाके में। लेकिन दक्षिणी इलाके में रहने वाले कुछ जो लोग हैं इधर वाले इलाके में, तो इन लोगों को हमारे उत्तरी भाग में रहने वाले जो लोग हैं, उत्तर इंडिया के रहने वाले जो भाग के लोग हैं, उन लोगों को दक्षिणी इलाका जाने से रोका जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। चलें हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग कागज यानी कागज राजकाज के लिए अनुमति देकर भाषा संबंधित विवाद को सुलझाया है। याद रखेंगे यह भाषा का जो दर्जा था ये 1969 के बाद ये दर्जा खत्म हो जाने वाला था। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए था कि भारत में अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु के लोग, जैसे केरल के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग, सॉरी अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया, तो इधर वाले के जो लोग हैं, यानी कि बात करें दक्षिणी भारत के जो लोग हैं, वो सारे लोग का कहना था कि अंग्रेजी को
हटाया नहीं जाए, क्योंकि वो लोग हिंदी भाषी नहीं है, अंग्रेजी वो लोग जानते हैं, तमिल भाषी हैं, मलयालम बोलते हैं, बट इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश को वो नहीं हटाना चाहते, जानते थे कि इंग्लिश हट जाएगा तो फिर हमारे लिए मुसीबतें हो जाएगी। तो इसी अनुसार से इंग्लिश को नहीं हटाया गया, यानी कि हमारे संविधान को हिंदी और इंग्लिश के रूप में देखा गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से बोलते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे शासक दल और नेताओं संघीय व्यवस्था का किस प्रकार अनुसरण करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1990 के बाद 1990 की बात करें तो 1990 के बाद के दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार आई है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, कांग्रेस बहुत ज्यादा बहुमत हुआ। उसके बाद आया 1900 आ जाता है 1957 की, तो 1957 में भी कांग्रेस बहुमत हुए। आ जाते हैं 1962 की, तो 1962 में भी कांग्रेस बहुमत हुए। लेकिन इससे बाद जैसे ही आया तो यहाँ पे कांग्रेस की हार हुई थी। ठीक है। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो हार हुई थी, आप याद रखेंगे कि 1975 के बाद से कांग्रेस धीरे धीरे करके पतन होने लगा, और अंततः यदि देखा जाए तो 2014 में उनकी बहुत ही ज्यादा जोर से हार हुई, और इन हार से यहाँ पे विजय हुआ बीजेपी यहाँ पे देखोगे दिन प्रतिदिन उनका अस्तित्व धीरे धीरे बढ़ते गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गठबंधन सरकार वह है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां क्या हो जाते हैं, साथ मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है। तो 201 की ऐसे यदि देखें आसानी ऐसे मातृभाषा बताने वाले, ये कुछ गलत है।